हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं अब। तो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर पहले देते हैं। इसमें है क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? आपको ये मैंने ट्रिक से बताया था कि जल जो है छोटा है, तो छोटा पेयर जो हम लोग का है क्वेश्चन में वो BC है और वसा ये बड़ा है, तो जो बचा ADEK, तो ये सारे क्या हैं आपके वसा में घुलनशील है। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन में दिया है B, तो यानी कि B सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो क्लोरोफिल जलाने पे ये आंसर है इसका Mg। एक्सप्लेनेशन देखिए, पर्णहरिम की भस्म में Mg पाया जाता है, जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तथा वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं, जिसे हरिमहीनता क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीकम पाचन के काम आता है। ये जो सीकम है वो किसके पाचन में काम आता है? तो इसका उत्तर है सेलुलोज। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, सीकम छोटी आंत का भाग है, ठीक है। इसमें सेलुलोज के पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह मनुष्य में काफ़ी छोटा होता है, जो अवशेषीय अंग के रूप में पाया जाता है, जबकि शाकाहारी जानवरों में पूर्ण विकसित तथा उपयोगी अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निषेचित मानव अंडे में सामान्यतः डैश होता है। तो इसका उत्तर है A क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक क्रोमोसोम जो X है, ठीक। आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, सामान्य अनिषेचित मानव अंडे में एक X क्रोमोसोम्स होते हैं। मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर पूछे आपसे कि मानव में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो 23 जोड़ी होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी समान अलिंगी गुणसूत्र ऑटोसोम्स तथा एक जोड़ी यानी 23वां असमान लिंगी गुणसूत्र हेटेरोसोम्स होता है। मानव में लिंग निर्धारण के लिए हेटेरोसोम्स उत्तरदायी होते हैं। नर में XY तथा मादा में XX होते हैं। स्त्रियों में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा 2 गुणित युग्मक अंडे XX बनाते हैं। मादा युग्मक अंडाशयों से बनते हैं। ये शुक्राणु की तुलना में काफी बड़े तथा लगभग गोल, उच्चहरित तथा अचल होते हैं, जबकि पुरुषों में समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक शुक्राणु XY बनते हैं। यानी कुल मिला के XX आपको याद रखना है, ये मादा में पाया जाता है। XY है, ये पुरुष में पाया जाता है। और लड़की होने के लिए पुरुष का X जो है ये निषेचित होता है महिला के X से, और पुत्र होने के लिए ये Y निषेचित होता है X से। बस इतना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? इसका उत्तर है लोहित कोशिकाएं, यानी रेड ब्लड सेल, ठीक है, RBC की सहायता से ऑक्सीजन ले जाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देते हैं। लाल रक्त कणिकाएं
इनका आकार जो है कैसा होता है, गोल होता है, लंबा तथा बीच में चपटा होता है। 1 घन किलोमीटर में इनकी संख्या 50 लाख होती है। इनका मुख्य कार्य फुसफुस से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के विभिन्न अवयवों को देना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी द्वारा होता है? इसका आंसर है एड्स। एड्स क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हिंदी में इसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। अब देखिए इसमें क्या होता है, रोगी की T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इससे इस रोग द्वारा ग्रसित होने से रोगी के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे कभी भी रोग के विषाणु या जीवाणु आसानी से रोग पैदा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सिक्का क्या कहलाता है? इनमें से ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? कॉइन ऑफ एनर्जी, ये ATP को कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली तथा ऊर्जा का उपभोग करने वाली क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। एक पदार्थ ग्लूकोज में संचित ऊर्जा से दूसरे पदार्थों का निर्माण होता है, जिसका उपयोग कोशिका दूसरे कार्यों के लिए करती है। कोशिका में अस्थायी रूप से ऊर्जा संचयन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में होता है। यानी आपसे पूछ दे अगर ATP का फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आगे देखिए, श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा निष्कासित ऊर्जा ADP और वसा के ऑक्सीकरण द्वारा निष्कासित ऊर्जा ADP और कार्बनिक फॉस्फेट IP से ATP के संश्लेषण में प्रयोग हो जाती है। इस प्रकार श्वसन में ऊर्जा ATP में संचित होती है। अतः स्पष्ट है कि ATP एक पदार्थ से ऊर्जा लेकर दूसरे पदार्थ को ऊर्जा देकर एक मध्यस्थ का कार्य करती है। इसी कारण ATP को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका उत्तर है C, 120 दिन। एक्सप्लेनेशन देते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं के कोशिका कला में उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर लैंडस्टीनर ने, अब लैंडस्टीनर, ये लैंड से लाल कनेक्ट कर लीजिए, ये लाल होता है रक्त, तो रक्त की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, तो इन्होंने मानव के रक्त को 4 श्रेणियों में बांटा, जिसे रुधिर वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 105 से 120 दिन होता है तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल यानी WBC का बहुत कम यानी 2 से 5 दिन होता है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन, केंचुए का उत्सर्जी अंग है, तो इसका उत्तर है नेफ्रिडिया। केंचुए का वैज्ञानिक नाम फेरीमीमा पोस्थुमा है। फेरीमीमा पोस्थुमा, यह द्विलिंगी जंतु है। जो केंचुआ है यह द्विलिंगी जंतु है। यह मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। केंचुआ भूमि को सरंध्र बनाता है। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ जोक नेरिस के उत्सर्जी अंग को नेफ्रिडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो इसका उत्तर है 12।
केंद्रीय तंत्रिका यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शरीर के विभिन्न संवेदी एवं संपाटी भागों को जोड़ने वाली ठोस धागेनुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, मस्तिष्क से संबंधित क्रैनियल तंत्रिकाएं एवं स्पाइन से संबंधित स्पाइनल तंत्रिकाएं। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल कपाल तथा 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? बताइए, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो यह है डी, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है जो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से फैलता है। इसमें त्वचा पर सफेद धब्बे, उंगलियों का विरूपण, फोड़े, फुंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग के उपचार हेतु एंटीसेप्टिक स्नान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है? तो इसका नाम है क्विनाइन यानी कुनैन, जो कुनैन भी कह लेते हैं, क्विनाइन भी कह लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, वर्ष 1880 में फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेब्रॉन ने मलेरिया परजीवी की खोज की। सर रोनाल्ड ने इस रोग के परजीवी का संबंध मादा एनोफिलीज मच्छर से बताया तथा कुनैन, कैमाक्विन, क्लोरोक्विन आदि मलेरिया की लाभकारी दवाएं हैं। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, कुनैन किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है सिनकोना। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन बनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछ देता है, सिनकोना के किस भाग से कुनैन बनता है? तो यह हो जाएगा उसकी छाल से। ठीक है, तो यहाँ से आप इतने क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? इसका उत्तर है परासरण। तो पौधों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण विधि द्वारा होता है। मृदा विलयन में जल का परासरण दाब मूल रोम के परासरण दाब से कम होता है। इस विरण दाब न्यूनता के कारण जल परासरण के द्वारा मूल रोमों में आता है। जिस समय मूल रोमों के पास मृदा का केशिका जल मूल रोमों द्वारा ले लिया जाता है तो मूल रोम से दूर स्थित जल संसर्जन बल द्वारा मूल रोम के पास आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वह कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? इन पौधों में से आपको बताना है कीटभक्षी पौधे कौन हैं। तो इसका उत्तर है यूट्रिकुलेरिया। ये पौधे क्यों कीटों को भक्षण करते हैं? अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, इसके लिए वे कीटों का भक्षण कर लेते हैं। और इनमें कुछ और पौधे हैं, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपेंथीज, डायोनिया। ये नाम आप याद रख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? इसका उत्तर है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स कोशिका के एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन होता है। बचे हुए कण एक झिल्ली द्वारा ढक लिए जाते हैं और यह रचना फैगोसोम कहलाती है। अब फैगोसोम और प्राथमिक लाइसोसोम एक ही हो जाते हैं तथा लाइसोसोम के विकर द्वारा फैगोसोम द्वारा लाए गए कण का पाचन होता है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम
साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तथा कोशिका भी विखंडित हो जाती है। इस कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स को आप कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों के बीज अंकुरण नहीं हो पाते यदि वे फल पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बीज आवरण अपारगम्यता। कुछ पौधों के बीज आवरण कठोर होते हैं जिस कारण इनके बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। यदि ऐसे पौधों के बीज पक्षियों के पाचन क्षेत्र से गुजरते हैं तो इनका बीज आवरण पतला या नष्ट हो जाता है जिस कारण बीज आसानी से अंकुरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है। इसका उत्तर है सी, प्रोमोटर। प्रत्येक जीन या सिस्टोन के रूप में प्रोमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। अनुलेखन के दौरान प्रोमोटर स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। वहां 200 तक 20 से 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरासीटामोल है, यह क्या है? यह एक प्रतितापक या दर्दनाशक है। ठीक है, यानी बुखार में पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वह क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे तापमान वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में वाष्पीकरण की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में 1960 के दशक के मध्य में 1966 से 67 तक कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत की गई और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता में तीव्रता आई। इसका एकमात्र श्रेय अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। यह भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। और ऐसे देश में तो नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? इसमें से आप ऑप्शन देंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।